Good morning to all of you, my dear parents and students too. आज मैं आप लोगों से बड़े ही इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करने वाला हूँ। स्पेशली वो बच्चे जो आपके हैं विद्यालय में, महाविद्यालय में, जिस किसी भी शिक्षण संस्थान में वो पढ़ते हैं। सबसे पहले उनकी मन स्थिति पे डिस्कस करना हम शिक्षक और आप जो गार्जियन हैं इनके लिए नितांत आवश्यक है। मैंने जो यह अनुभव प्राप्त किया है कि कोई भी बच्चे, मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाह रहा हूं कि कितनी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक और बच्चों के गार्जियन की मानसिक स्थिति का बहुत ही ज्यादा शीतल होना, शांत स्वभाव और धैर्यवान होना। इस विषय पे मैं एक अपनी राय प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और साथ साथ आपका भी सहयोग चाहता हूं, क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ अपनी इच्छा से एक बेहतर विद्यार्थी की जो बात करते हैं उसका निर्माण नहीं कर सकता। एक गुरु एक अच्छे शिष्य का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि उनके माता पिता का सानिध्य और साथ उनको न मिले। मैंने यह पाया है कि कुछ बच्चे घर से स्ट्रेस में विद्यालय में आते हैं, कोचिंग संस्थान में जाते हैं। वो स्ट्रेस से दूर करने की जिम्मेवारी अगर हम शिक्षकों की है तो बहुत मायने में माता पिता की भी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में आया, यस कमिंग, कोई बच्चा विद्यालय में आया और किसी तरह की गलती किया, वो मैं उसको सजा देने के लिए गया, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है बीइंग अ टीचर कि क्या उसे कोई शारीरिक चोट तो नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी के दौरान तो वो नहीं चल रहा, या घर पे किसी गलती के कारण उसे जोरदार पिटाई तो नहीं लग रखी है। अगर ऐसी कोई स्थिति है और उसके बाद पुनः मैं भी उसको अगर हम पनिशमेंट दे देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। पनिशमेंट का तो कोई औचित्य ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। बट समझाने की जो तरीके होते हैं वो चाइल्ड केस स्टडी के अकॉर्डिंगली बच्चों के लिए जरूरी होता है कि पेरेंट्स अपने शिक्षकों के साथ बच्चों की जो बीती हुई बातें हैं उसको शेयर करें, उसकी कि क्या लाइफ स्टाइल रहा है, कैसे वो पढ़ाई कर रहा है, उसका वर्तमान का शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल है या नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके सोने जगने का कोई टाइम ही नहीं हो, ज़्यादा टाइम तक वो स्क्रीन करता हो, अगर कोई विद्यार्थी सुन रहा हो तो उसे बुरा भी लगेगा। बट जो सच है वो है। आज का आपका त्याग, आपका जो आज का जो आनंद रूपी समय है उसका बलिदान जो है ना, आगे आने वाले कल में बहुत ही बेहतर अंजाम के पास तक आपको पहुंचाएगा। और इसमें माता पिता को यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम बच्चों के समक्ष किसी भी तरह के ऐसी उलझन भरी बातें न करें जो उसके लिए स्ट्रेस का कारण बने। साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा खासकर उन बच्चों के लिए जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो 10th का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो, उनके पास मतलब बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं पेरेंट्स के डर से। उन्हें डर एकदम नहीं दे, फ्रीली उसके साथ बात करें, उसकी प्रॉब्लम्स क्या उसके साथ शेयर करें, अपने साथ शेयर करवाएं और अपनी जो समझ है, बुद्धि विवेक है, उससे उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बेहतर प्रयास करें। स्पेशली आपका अगर सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव सपोर्ट बच्चों को मिलेगा, तो एक मतलब शैक्षणिक स्थिति में कमजोर बच्चा भी मानसिक रूप से मजबूत होकर के बेहतर अपनी कलात्मक विकास की ओर बढ़ सकता है। यह ऐसा प्रमाणित किया जा चुका है, बहुत सारे बच्चे ऐसा अच्छा कर चुके हैं। इसलिए कभी भी मेरा यही एक कहना है कि आज जो कलयुग का समय चल रहा है, इस समय में आपके बच्चे अगर कुछ गलती करें तो सबके बीच में उसे शर्मिंदा न करें, उन्हें अकेले में समझाएं। और अगर वो बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें तारीफ अकेले में नहीं, उनका तारीफ शब्द बीच में होना चाहिए और जोरदार तरीके से होनी चाहिए। आपके बच्चों के अंदर कोई भी डिमेरिट्स है उसको आप धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर उसके अंदर एक भी मेरिट है तो निश्चित रूप से आपकी दायित्व बनती है कि उसको बड़े स्तर पर उसका विकास करें, उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, उसको पॉजिटिव आइडियाज से फुलफिल करें, उसको डीमोटिवेट करने की प्रयास न खुद करें न किसी और के द्वारा करने की कोशिश करें। पुराने समय की वह प्रणाली खत्म हो गई जहां लोग गलती करते थे और सबके बीच में उन्हें बड़े बुरे तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था। अब वह समय नहीं रहा, वह बुद्धि नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही, शारीरिक रूप से भी उतनी ज्यादा संपन्नता नहीं रही उन बच्चों के अंदर जो इस प्रकार की जो पनिशमेंट है उसको सह सके। इसलिए हमें मानसिक रूप से उन्हें ट्रीट करना होगा।
इन शब्दों और संवादों के साथ अब कुछ विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते। पहली बात यह कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी कोई भी पेपर क्यों ना, ठीक है। कॉमर्स के हैं तो निश्चित रूप से 10th के हैं तो इकोनॉमिक्स एक टच करना पड़ेगा, 12th में है तो अकाउंट्स भी आपका पीएचडी वगैरह है, साइंस के हैं तो पीसीएम आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो इतिहास की परीक्षा देने में जो डेट और इवेंट, मेन जो कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, आपके पास हाईलाइट करने का, उसे बॉर्डरिंग करने का टाइम नहीं रहेगा, तो एग्जामिनेशन पेपर में निश्चित रूप से उन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन आप करें। एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरे क्वेश्चन के आंसर के बीच में एक पंक्ति की दूरी जरूर छोड़ें ताकि जो चेकर से चेक करने वाले हैं उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बेहतर प्रयास करें कि ओवरराइटिंग नहीं हो। इन केस ऑफ दैट अगर कोई ओवरराइटिंग हो जाती है तो उसको बार बार घस करके उसे पूरा ब्लैकिश नहीं करें, उसे एक बार मात्र काटें। उस अभद्रता के कारण पूरी अच्छी लिखावट जो है पूरी गंदा दिखने लगती है। ये सब कुछ मतलब जो टर्म है जिसको फॉलो करने से आप बहुत सारे विद्यार्थियों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं तो डिजिट्स, कैलकुलेशंस, ये सब जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसके बारे में बेहतर प्रैक्टिस आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आप कैलकुलेट करके अगर गलत आंसर लिखते हो तो सारा किया मेहनत आपका बेकार हो जाता है। मैथमेटिक्स वाले के साथ भी यही साथ होता है। और जब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो देखिए उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप जिस किसी भी न्यूमेरिकल्स पे वर्क करते हैं तो आप उसका भी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। यह नॉर्मल सी बातें हैं, यह चीजें आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन सिंसियरली अगर एक पैटर्न पे कोई विद्यार्थी बहुत कमजोर है, उसे बचपन से कोई पढ़ाई बेसिक तरीके से नहीं मिल पाया, तो अगर वो फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल्स देखता है तो वैसे 10 न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करे, उसको वो पैटर्न याद हो जाएगा। जब आपने पूर्व में मेहनत नहीं किया तो वर्तमान में वो आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट्स लाइफ में कंफर्ट थोड़ा देर के लिए देता है, लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं होता। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं एक पेपर जो मेरा खुद का, जो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। आगे आने वाले क्लासेस में मैं 11th 12th का बुक्स का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट मैं ग्रामर के लिए इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि किसी भी क्लास के बच्चे के लिए वो बेनिफिटेड हो सकता है। ग्रामर में जो मैं कुछ टॉपिक का नाम ले रहा हूं, आप लोग अगर वीडियो को पॉज कर करके भी उसको नोट करना चाहेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं वीडियो सेंड करने वाला हूं इस वीडियो को। तो मेरा बताना यह है कि जैसे देखिए पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ आर्टिकल्स, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इधर से रहेगा। तीसरा, रिमूवल ऑफ टू से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 12th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो। 12th के एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा, उससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रांसलेशन बिहार बोर्ड है तो आएगा। अगर आपका 12th क्लास का सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, मे भी जंबल वर्ड्स आपके सामने प्रस्तुत हो, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, पैराग्राफ पैसेज आना लाजमी है। आप जो पैटर्न देखते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, उसके बाद ग्रामर और लिटरेचर, ये पैटर्न्स तो फॉलो लंबे समय से हो रहे हैं, बट इसमें आपको ध्यान यह रखना होगा कि जैसे टेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको वर्ब के 5 फॉर्म को समझना होगा। जैसे हम लोग घर की बात करते हैं तो ईटा खरीदना है, ये समझते हैं, उसी प्रकार से टेंस की बात करें तो वर्ब के 5 फॉर्म्स के यूजेस को समझना होगा। शॉर्टकट में हम आपको एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस तो मैं हर टॉपिक पर लगभग दे चुका हूं, फिर भी वॉइस की बात करनी है तो 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब का कलेक्शन होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको। और इन दोनों की जब आपके अंदर संपन्नता आ जाए, इन दोनों की जानकारी पर्याप्त मात्रा में आ जाए, तब आपको जो जानना होगा वह जो इंपॉर्टेंट होगा नरेशन। तो नरेशन मतलब होता है कथन होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं। अब टेंस और वॉइस हमें पता होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि नरेशन में जो सेंटेंस आया वो किस टेंस का है, फिर हमें किस रूप में इसे चेंज करना होगा। तो उसका एक अलग फॉर्मेट है, तो टेंस वॉइस से गुजरना ही पड़ेगा नरेशन पढ़ने के लिए।
अगला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सिंटैक्स भी कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस तीनों फॉर्मेट के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, डेफिनेटली आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्पेशली होता क्या है, उसमें एक एग्रीमेंट होता है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कि तुम अगर सिंगुलर रहोगे तो हम सिंगुलर लेंगे, तुम प्लूरल रहोगे तो हम प्लूरल लेंगे। इस पैटर्न को समझना होगा। फिर हम लोग जाते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन से अगर उठाते हैं, तो दुनिया में जितने भी सारे शब्द हैं उनको वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इन 8 भागों को हम शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी उठा लेंगे तो 8 के अलावा 9वां शब्द उसमें नहीं मिलेगा, 8 ही प्रकार के शब्द ही उसमें मिलेंगे, चाहे जितना शब्द क्यों ना हो। अब उन शब्दों के संयोजन से कभी फ्रेज हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, क्लॉजेज आ जाते हैं, है ना, कभी आइडम्स आते हैं हमारे पास, उसके होमोफोन्स आते हैं, होमोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं। तो इन सब के बारे में जानना होगा। ये सब एग्जामिनेशन में 1-1, 2-2 नंबर के डेफिनेटली आने हैं, ठीक है। उसके बाद जब लॉन्ग आंसर टाइप लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो जितने भी चैप्टर हैं आपके, उनके राइटर के नाम नॉर्मली ये सभी एक्सपर्ट बताते होंगे आपको, जहां कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उनके राइटर्स के नाम, चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए। मेन जो थीम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी है, वो जैसे बोलते हैं ना कि इस कहानी को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यह जानकारी आपको होना चाहिए। चाहे वो 10th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो, या स्टैंडर्ड 6th से लेकर के 12th तक, ग्रेजुएशन तक के जो भी बच्चे, वो जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, उनके लिखने वाले व्यक्ति के बारे में भी कुछ जानकारी रखना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाओगे, जिस कंटेंट को आप लिखने जा रहे हो, उसको लिखने वाले व्यक्ति के बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में भी पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद उस कंटेंट का डिटेल देना पड़ेगा। यह बचपन से ही आदत दे दी जाती है बच्चों को। हर किसी भी चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं तो पहले राइटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, उस चीज को ऊपर में लिखा जाता है। उसका मोरल क्या है, उस कहानी से क्या लेसन मिलती है, वो लास्ट में या शुरू में भी क्लियर कर दी जाती है। तो इन सब सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए आपको एक बेहतर निर्णय लेना होगा। और साथ साथ मैं अंततः पुनः कहना चाहूंगा कि ये सब तभी बेहतर रंग ला पाएगा जब आपके माता पिता और आपके गुरु का बेहतर सानिध्य आपको मिल पाएगा, बेहतर वातावरण आपको मिल पाएगा। एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब हमारी बौद्धिक विकास होती है, तब जाकर के हम विपरीत एनवायरमेंट में भी अपने आप को सफल बना लेते हैं। लेकिन जब तक बौद्धिक विकास नहीं होती, तब तक हमें परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आ पाती है। इसलिए जरूरी है कि हम एकदम कंसंट्रेट होकर के अपने डिसीजन पे एकदम कायम रहें कि हमको क्या करना है। एकदम अर्जुन की तरह की मछली की आंख को भेद देनी है, एकदम वहां कंसंट्रेट रहना। और इस चीज को सोचते हुए आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। सारे टेंशन, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब का एक सॉल्यूशन है, आपकी सफलता। तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सो डियर गाइस, तू आगाज कर, अंजाम हो जाएगा, तू कोशिश कर, कामयाब हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मुकद्दर से परहेज कर, पर कुछ ऐसा कर कि मुकद्दर भी तेरा गुलाम हो जाएगा। जय हिंद।